गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 29 मई और 29 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर आरआरबी ग्रुप डी हो, दोनों के रिगार्डिंग्स रखे जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल हो या फिर आने वाले टाइम में जो आर्मी का एसएससी वाला एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको पता होगा टूर ऑफ ड्यूटी का, जिसमें 3 साल की नौकरी करने का आपको मौका मिलेगा, तो वहाँ के जो करंट अफेयर हैं वो भी हम साथ के साथ कवर करवा रहे हैं। तो यहीं से करंट अफेयर उस एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी जुड़ें, ताकि जितने हम फैक्ट्स बताते जाते हैं वो हमारी पीडीएफ में हम मेंशन करते जाते हैं। तो इसलिए व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड होने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दे सकते हैं। कल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से 28 मई के करंट अफेयर अपलोड नहीं किए गए थे, आपको व्हाट्सअप पे सूचित कर दिया गया था। तो जो 28 मई के करंट अफेयर हैं वो हम आज की वीडियो में कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आने वाली जो करंट अफेयर की वीडियोज़ हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर 2 दिन का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे तो लगभग वीडियो आधे घंटे से ऊपर की हो जाएगी, तो इसलिए टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज रखे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आने वाले करंट अफेयर में रखे जाएंगे, ताकि सारे के सारे करंट अफेयर हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बात करें सबसे पहले कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में आप देखेंगे इंडिया का जो पहले स्थान था 11वां, फिर उसके बाद इंडिया का स्थान हुआ 10वां और अब हुआ है 9वां। इस चीज़ को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इंडिया से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, और कौन से एग्जाम में बन सकता है, या आरआरसी ग्रुप डी हो या फिर एसएससी एमटीएस हो, तो उसमें इंडिया का स्थान आप याद रखें। साथ ही साथ ऊपर के 3 स्थान याद रखें। पहले रशिया का स्थान था दूसरा, अब आप देखेंगे कि ब्राज़ील का स्थान है। यहीं से इनकी राजधानियां भी याद करते चलेंगे आप, जो भी टॉप 10 में है इनकी राजधानियां आप याद करते चले, इनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। जैसे इंग्लैंड हो गया तो वहाँ पर क्या है, पीएम का पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, कोई राष्ट्रपति का पोस्ट नहीं है। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में राष्ट्रपति का पोस्ट है, कोई प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो जो टॉप 10 है या टॉप 15 है, इनके आप क्या करें, बड़े बड़े राजनेता, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, इनके बारे में याद करें। साथ ही साथ इनकी संसद का नाम क्या है वो आप याद करें, और उसके बाद इनकी राजधानी याद करें। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाएगा या फिर आरआरसी ग्रुप डी में पूछा जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे आप पहले कवर कर लें। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4,711 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 413 पॉजिटिव केसेस और मिले हैं। लगभग 1,65,799 का आंकड़ा है इंडिया का, जिसमें से रिकवरी भी रेट काफ़ी अच्छी है इंडिया की। लगभग 71,000 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में 90,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखें। अमेरिका की बात करें तो 17,68,461 सबसे ज़्यादा कोरोना अगर पॉजिटिव मिले हैं तो वो कहाँ मिले हैं, अमेरिका में। तो इसलिए लॉकडाउन 4.0 का पालन करें, और ऐसी संभावना बन रही है कि लॉकडाउन 5.0 भी स्टार्ट हो सकता है। लगभग 14 दिन का होगा वो लॉकडाउन, लेकिन अभी उसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। जब जानकारी आएगी आप तक डिलीवर कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन सा लड़ाकू विमान शामिल किया। आपने देखा होगा भारत और चाइना का विवाद चल रहा है, तो उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वर्तमान की परिस्थिति पे। तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान शामिल किया गया है तेजस MK1FOC। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होंगे। आप देखेंगे लगभग 1 डिजिट का फर्क पड़ रहा है बाकी सब में। तो तेजस ऐसा विमान है जो सबसे हल्का विमान है, फाइटर जेट है भारत का। इस चीज़ को आप याद रखें। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे हल्का विमान जो है वो तेजस है, जो लड़ाकू विमान है। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि तेजस और राफेल में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मिक्स करके दे सकता है आपको कि तेजस और राफेल के बारे में। तो दोनों का नाम याद रखें आप। राफेल हमने फ्रांस से मंगाया था, जिस पे राजनाथ सिंह उसको लेने गए थे, और तेजस भारतीय विमान है, भारत के द्वारा बनाया गया विमान है।
और एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे हल्का विमान कौन सा है, लड़ाकू विमान, तो वो तेजस है, नाम याद करें। और साथ ही साथ जो वर्तमान परिस्थिति में लड़ाकू विमान शामिल किया गया है उसका नाम है तेजस MK-1 FOC। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखें। अब भारतीय वायुसेना की बात हो रही है, तो भारतीय वायुसेना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। वर्तमान में वायुसेना के चीफ कौन है, तो उनका नाम भी आप याद रखें, उनका नाम है RKS भदौरिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इसलिए साथ के साथ सारे के सारे फैक्ट्स आप याद करते चलें। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी आप अच्छे से करें। आप पहले PDF देख लिया करें कि किस तरह से आपको नोट डाउन करना है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस पैटर्न में आपको नोट डाउन करना है, ताकि एग्जाम में जब रिवाइज कर रहे हो तो सारे के सारे फैक्ट्स आपके एक साथ आंखों के सामने आ जाए। कई बार क्या होता है कि आप छोटे छोटे वर्ड्स में नोट डाउन करते हैं तो एग्जाम टाइम में जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आप कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होके वहाँ पर देखें कि किस तरह से PDF में मेंशन किया जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हुए भारतीय वायुसेना के, इंपॉर्टेंट रहेगा वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग। हाल ही में चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल किया है, तो चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट हासिल किया है इसरो ने। इम्पोर्टेंट रहेगा, भारत का ये सबसे इम्पोर्टेंट संगठन है जो एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है। इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। ये डेट आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूज़न करती है वहाँ पर एग्ज़ाम में। 1947 दे रखा होगा, 1956 दे रखा होगा और 1969 दे रखा होगा, तो डेट में कन्फ्यूज़न होगा आपको सबसे ज़्यादा। साथ ही साथ 15 अगस्त को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आज़ादी हमें कब मिली थी, 1569 को। और उसके लगभग 12 साल बाद, 12 नहीं बोलेंगे, लगभग 22 साल बाद 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अध्यक्ष कौन है इसके, के शिवान। के शिवान का नाम आप याद रखें, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। DRDO, बार्क, इसरो, इसके जो अध्यक्ष हैं इनमें आप कन्फ्यूज़न कर सकते हैं। एक है साहा नाभिकीय जो संगठन है, उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो ये 4 संगठन है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़कर जाएं, यहाँ से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। हेडक्वार्टर पूछ सकता है इसरो का, तो हेडक्वार्टर क्या है, बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। और जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होती है उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है श्रीहरिकोटा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आप नोट डाउन कर लें। अब बात आती है कि चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट मिला है, अब ये क्यों बनाई जा रही है इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको पता होगा हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें हमने चांद के ऊपर अपना जो रोवर है वो उतारा था। जो साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत में उसका पहले से एक टेस्टिंग की जाती है कि किस तरह से हमारा जो लैडर है या फिर रोवर है वो उतारा जाएगा और वो किस तरह से मिट्टी के ऊपर जब पड़ेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस अकॉर्डिंग हम पहले से उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो उसकी टेस्टिंग के लिए चांद की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, वो हम कहाँ से मंगाते थे, अमेरिका से मंगवाते थे। अब अमेरिका क्या करती थी, 1 किलो मिट्टी के 1000 रुपये चार्ज करती थी और लगभग टेस्ट करने के लिए हमें 60 से 70 टन मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। पूरा एक चांद का शेप बनाया जाता था और टेस्टिंग के लिए उसको मिट्टी से उस तरह बनाया जाता था जिस तरह से चांद एक्चुअल में दिखता है, और उस पर लैडर या रोवर उतारा जाता था। तो उसके लिए हमें 60 से 70 टन मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। तो 60 से 70 टन मिट्टी की अगर कीमत लगाई जाए तो करोड़ों में पहुंच जाएगी। तो इसके लिए भारत ने पेटेंट जारी किया था अपना पेटेंट ग्रुप में। तो अब भारत को पेटेंट मिल चुका है, अब भारत खुद अपने यहाँ पर मिट्टी बनाएगा। और तमिलनाडु में एक चट्टान है, उस चट्टान की मिट्टी से भारत ये चांद की कृत्रिम मिट्टी बना सकता है। तो अब भारत क्या होगा, मिट्टी भी बनाएगा और मिट्टी को निर्यात भी कर सकता है, जिससे भारत को एक अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। पहले हम अमेरिका से आयात करते थे, लेकिन अब भारत अपने यहाँ पे मिट्टी बनाएगा और उसको निर्यात भी कर सकता है। आपको पता होगा छोटे छोटे देश जो अभी संचार उपग्रह बनाने में लगे हुए हैं, जो अभी तक चांद पर नहीं पहुँचे हैं, तो फिर उनको मिट्टी भेजने में काफ़ी आसानी रहेगी और इससे मुनाफा भी मिलेगा।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसरो ने इसका पेटेंट मिला है इसरो को चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखें। ये देखिए, मेड इन इंडिया मून सॉइल इसरो गेट पेटेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मार्कोस ट्राइजो, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। वर्तमान में जितने भी करंट अफेयर डिस्कस किए जा रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ आपके एग्जाम से 15 दिन पहले जो करंट अफेयर होंगे उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो पहले से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आप 15 दिन पहले से लगभग 1.5 साल पहले अगर जाएंगे तो तब तक के आपको करंट अफेयर याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है और माइक्रोस ट्राइजो ये उसके अगले अध्यक्ष होंगे। और ये कब से पदभार संभालेंगे? तो ये संभालेंगे 7 जुलाई से। 7 जुलाई से पदभार संभालेंगे। किस देश के हैं? तो ये देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील के हैं ये मार्कोस ट्राइजो। ये एक बैठक हुई थी जिसमें ब्रिक्स देश, क्योंकि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है ब्रिक्स देश। जो ब्रिक्स है ये इसकी संस्थापक है। मतलब क्या होता है कि इन देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, और जब भी किसी देश में, इन 5 देशों में से किसी को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से उसको फंड दिया जा सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब मार्कोस ट्राइजो ब्राज़ील के हैं, तो इसीलिए जितने ये 5 देश हैं इन्हीं में से सम्मिलित रूप से जो सभा होती है या फिर बैठक होती है उसमें अलग अलग देशों के पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था निर्मला सीतारमण ने, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखें। अब ये तो बने हैं अध्यक्ष, जो कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। अब एक नाम और आप याद रखें, जो बने हैं उपाध्यक्ष, ये भारतीय हैं, इनका नाम है अनिल किशोर। अनिल किशोर नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। अब जो इसकी स्थापना हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ये स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को, और किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। अब ब्रिक्स की आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो ब्रिक्स में आप याद रखें, बी से रखें ब्राज़ील, आर से रखें रशिया, आई से रखें इंडिया, और सी से रखें चाइना, और सबसे आखिरी में कौन ऐड हुआ था? वो हुआ था साउथ अफ्रीका। इसका नाम आप याद रखें, पहले इसका नाम ब्रिक था, लेकिन बाद में जैसे ही साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? केबी कामथ। और 7 जुलाई को इनका पदभार कौन संभालेंगे? मार्कोस ट्राइजो। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये भारत का जो स्थान है धीरे धीरे वेरी कर रहा है। तो भारत वर्तमान में कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। कुछ देर पहले हमने कोरोना ग्राफ देखा था और उसमें ये डिस्कस किया था। 9वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील, तीसरे स्थान पर है रशिया, और भारत कौन से स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है भारत। और आने वाले टाइम में वैज्ञानिकों का ये आंकड़ा है या फिर उनका ये अनुमान है कि धीरे धीरे भारत की जो पोजीशन है वो और ऊपर बढ़ सकती है, क्योंकि हाल ही में जो कोरोना के जो मरीज हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ब्राज़ील के बाद दूसरा देश बना है भारत, जहाँ पर जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज हैं वो अभी भी काफ़ी संख्या में मिल रहे हैं। तो भारत का स्थान आप याद रखें, RRC ग्रुप डी में एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही में सेबी ने किस कंपनी पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है? तो 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सेबी ने NHAI पे। NHAI पे इम्पोर्टेंट संगठन है, दोनों संगठन इम्पोर्टेंट है और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें NHAI की, तो NHAI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हाईवे के ऊपर रोड बनाती है उसके ऊपर सेबी ने जुर्माना डाला है। अब ये जुर्माना क्यों है? तो आप देखेंगे कि 2016 से लेके 2019 तक एक NHAI को सेबी में एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जो हर
वार्षिक कार्यालय में सबमिट करनी होती है। तो इसने क्या करा, जो रिपोर्ट है उसमें देरी करी है और देरी करने के कारण इस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना डाला है सेबी ने। इम्पोर्टेंट रहेगा। एनएचएआई की बात करें तो एनएचएआई की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है नई दिल्ली में। साथ ही साथ वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जो एनटीपीसी है 2016 में, उसमें पूछे गए क्वेश्चन थे कि एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है, तो आपको नाम याद रखना है वर्तमान अध्यक्ष का। इनका नाम है सुखवीर सिंह संधू। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो एनएचएआई है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो आपने देखा होगा सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्रालय या फिर राज्य एवं सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। तो इसके अधीन आता है एनएचएआई। तो ये हुई बात एनएचएआई की। अब हम डिस्कस करेंगे सेबी के बारे में। सेबी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखें। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1988 में हुई थी, लेकिन एक इसको संघीय निकाय या फिर इसको जो पावर दी गई थी वो कब दी गई थी? 1992 में। दोनों क्वेश्चन याद रखें। और इसकी स्थापना जो किस एक्ट के तहत हुई थी, तो एक्ट था उसका सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट 1992, ये भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट बनता है। सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको पावर दी गई थी और ये इसकी जो एक्चुअल स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है अजय त्यागी। आपने देखा होगा करंट अफेयर में हमने डिस्कस भी किया था कि जो अजय त्यागी हैं इनका जो कार्यभार है उसको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। मतलब इनका जो रिटायरमेंट की एज थी उसको 6 महीने और बढ़ाया गया है अजय त्यागी की। इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों संगठन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में लद्दाख की किस वैली में इंडियन और चाइनीज सैनिक आमने सामने तनाव की स्थिति में हैं? तो हमने डिस्कस किया था पहले भी कि भारत और चाइना के बीच में सैनिकों के बीच में विवाद हो रहा है। कहाँ पर? लद्दाख में। अब एक एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस वैली में हो रहा है, तो वो है गलवान वैली। गलवान वैली में हो रहा है, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गलवान वैली में हो रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारा क्या होता था, एलओसी पे पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती थी तो उसको बोलते थे लाइन ऑफ कंट्रोल। ये तो होता था भारत पाकिस्तान का, लेकिन भारत और चाइना के साथ हमारा कौन सा रिलेशन है? एलएसी का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1967 में एक समझौता हुआ था कि जो एलएसी है वहाँ पर जो भारत और चाइना के सैनिक हैं वो कभी भी बंदूकों से फायरिंग नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा जब भी आपको न्यूज़ आती है तो वहाँ पर हाथ घूंसों से ही फायरिंग, मतलब लड़ाई की जाती है, फायरिंग नहीं होती है। तो वो किस एक्ट के तहत होती है? तो 1967 में एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तब एक नारा भी दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन वर्तमान में जैसे ही मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की घोषणा करी है, वैसे ही चाइना के जो प्रोडक्ट है उनका बाइकआउट करने की भी एक घोषणा करी गई थी भारतीयों के द्वारा। तो उसका आप पालन करें। और गलवान वैली का नाम आप याद रखें, लद्दाख के पास है, जहाँ पर इंडिया और चाइना के जो सैनिक है वो आमने सामने तनाव की स्थिति में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, यहाँ पर क्विनिन कर लेना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HCQ, को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने रोक लगा दी है? तो आपने देखा होगा भारत की तरफ से हाइड्रोक्लोरोक्विनिन जारी थी अमेरिका, ब्राज़ील और 22 देशों को, जिसमें म्यांमार, मालदीव ये सब शामिल थे। तो WHO ने हाल ही में इस पर रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि ये मलेरिया की दवाई है हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, और इसके उपयोग से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों की मृत्यु दर बढ़ गई है। तो इसलिए इस पर रोक लगा दी है अमेरिका ने। WHO ने अमेरिका में और ब्राज़ील में जो हमने भेजा था तो उस पर रोक लगा दी है कि वहाँ पर अब इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हाइड्रोक्लोरोक्विनिन का, शॉर्ट फॉर्म में HCQ बोलते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखें। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में
काफ़ी इम्पोर्टेंट चल रहा है WHO, चाइना, अमेरिका। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा में। और अध्यक्ष कौन मिलेंगे इसको? अध्यक्ष मिलेंगे टेड्रोस अधेनम। इनका नाम भी याद रखें, इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? तो वो अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो याद रखें, लगभग 1 साल के लिए भारत उसमें मेंबर बना है और इम्पोर्टेंट रहेगा WHO आपके एग्ज़ाम के लिए। द आइका बोग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो आइका बोग नामक पुस्तक लिखा है JK रोलिंग में। JK रोलिंग, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखें। और ये कौन है? तो ये हैं हैरी पॉटर। आपने सभी देखा होगा हैरी पॉटर की जो उपन्यास है उनको लिखने वाली जो लेखक है उनका नाम है JK रोलिंग। हैरी पॉटर इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। इन्होंने हाल ही में बुक लिखी है द आइका बोग, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ आपको फान फान ये याद रखना है। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण किताब निकाली है इन्होंने जिसका नाम है वुहान डायरी। वुहान डायरी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। दोनों के दोनों याद रखें। और JK रोलिंग की बात करें तो ये हैं JK रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर उपन्यास भी लिखा था। दोनों के दोनों बुक याद रखें, 2020 की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। हाल ही में बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? सबसे पहले इम्पोर्टेंट लगाएं क्वेश्चन पे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये निधन से संबंधित। तो बलवीर सिंह सीनियर, इनका निधन हो गया और ये हॉकी के मशहूर खिलाड़ी थे, भारतीय हॉकी के मशहूर खिलाड़ी। या तो मेजर ध्यानचंद का नाम लिया जाता है हॉकी में या फिर बलवीर सिंह संधू का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं हॉकी के। और 3 चीज़ें आप याद रखें कि सबसे पहले ओलंपिक में 1948 में 2 गोल करे थे बलविंदर सिंह सीनियर ने, जिसके कारण भारत को हॉकी में पहला गोल्ड मेडल मिला था। इम्पोर्टेंट है, याद रखें, 1948 में। उसके बाद 1952 में दूसरा गोल्ड मेडल जिताया बलवीर सिंह सीनियर ने, गोल किए थे सबसे ज़्यादा। उसके बाद 1956 में इनको भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया और कप्तान बनाने के बाद फिर से इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करवाया। तो ये 3 साल हैं जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल, लगातार 3 ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करवाए। आपने देखा होगा ओलंपिक लगभग 4 साल के बाद होता है, तो आप देखेंगे कि तीनों जो ये सन है इसमें 4-4 साल का गैप है। तो तीनों ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाए थे बलवीर सिंह सीनियर के द्वारा। एक चीज़ याद रखें, इन्हीं 3 बार गोल्ड मेडल जिताने के कारण बलवीर सिंह सीनियर ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था द गोल्डन हैट्रिक, जो कब उन्होंने लिखी थी? 1997 में प्रकाशित हुई थी। द गोल्डन हैट्रिक। पद्मश्री मिल चुका था इन्हें। और उसके बाद पंजाब का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार, वो भी पुरस्कार इनको मिल चुका था। काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं हॉकी के, इनका नाम आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और आप अगर नेट पे देखेंगे तो उनकी ये फ़ोटो ज़रूर दिखेगी आपको। ये थे बलवीर सिंह सीनियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, सारों के सारों को वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको पता होगा हेल्थ इश्यूज़ के बाद भी आपको करंट अफेयर की वीडियो डिलीवर की जा रही है, तो इसलिए उसका सम्मान करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।